वो क्या आग्रह ना, माँ बाप का प्यार भी अजीब होता है कि माँ बाप का प्यार भी अजीब होता है। डांट में उनके अपने बच्चों के लिए प्यार जो होता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से किसने समझौता किया है? कि युवकों को प्रशिक्षण या प्रशिक्षित करने के लिए जो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय है उसके साथ किसने समझौता किया है? ऑप्शन है आपके, ए मारुति सुजुकी, बी हीरो हीरो मोटर्स ने, या सी टाटा मोटर्स ने। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा आपका ए मारुति सुजुकी ने। ओके, तो ये मारुति सुजुकी ने जो है युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। आइए जान लेते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवकों को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छात्रों को 3 वर्षीय बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन रिटेलर मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रदान करना है। 3 साल के पाठ्यक्रम में 1 साल का क्लासरूम प्रशिक्षण और उसके बाद मारुति सुजुकी अधिकृत डीलरशिप पर 2 साल का ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा। पाठ्यक्रम सीखते समय कमाई की अवधारणा पर आधारित है, जहां छात्रों को उनके आने ऑन द जॉब प्रशिक्षण के दौरान वजीफा मिलेगा। पाठ्यक्रम छात्रों को भारत में ऑटोमोबाइल बिक्री में एक आसानजनक कैरियर बनाने की अनुमति देगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। सीओ केंचिवी अयुकामा 1 अप्रैल 2013 को बने थे और इसको जो स्थापित किया गया था भाई गुरुग्राम में। और मारुति सुजुकी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ओके, जो मारुति सुजुकी के सीईओ है वो कौन है? केंची अयुकामा। और जो है वो 1 अप्रैल 2013 से और स्थापित किया गया था 1982 में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। और मारुति सुजुकी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? हेड ऑफिस वो है नई दिल्ली में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेटीएम पेमेंट बैंक ने कितने करोड़ का फास्टैग का आंकड़ा पार किया है? अब पेटीएम पेमेंट बैंक ने कितने करोड़ का फास्टैग का आंकड़ा पार किया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए 1 करोड़। आइए जान लेते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। देश का पहला बैंक बना है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार जून 2021 के अंत तक सभी बैंकों द्वारा 3.47 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे। पेटीएम पेमेंट बैंक के पास अब फास्टैग जारीकर्ता बैंक के रूप में करीब 28% हिस्सेदारी है। पिछले 6 महीनों में पीपीबीएल ने 40 लाख से अधिक वाणिज्य और निजी वाहनों को फास्टैग से लैस किया है। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स टोल संग्रह कार्यक्रम के लिए टोल प्लाजा का भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता भी है। ये सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता है भारत में, जो एक राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान पेश करता है। पीपीपीएल के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के कुल 851 टोल प्लाजाओं में से 280 अब टोल शुल्क को डिजिटल रूप से एकत्रित करने के लिए अपने भुगतान गेटवे का उपयोग कर रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी क्या है भाई? कि पेटीएम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम के संस्थापक और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम की स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर कितने करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? कि जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक्सिस बैंक पर कितने करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा भाई 5 करोड़ रुपए का जो है मौद्रिक जुर्माना आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर लगाया है। आइए जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और गैर अनुपालना के लिए है। परियोजना बैंक और एसबीआई यूसीबी के बीच एक कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना करना है। बैंक में साइबर सुरक्षा ढांचा आरबीआई निर्देश निर्देश 2016 वित्तीय समावेश बैंकिंग समावेश तक पहुंच मूल बचत बैंक जमा खाता और धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग है। बैंक विनिमय अधिनियम की धारा 46(4)(1)(I) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक्सिस बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था। अब एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है भाई? मुंबई में है। और एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हबल ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर जलवाष्प का पहला प्रमाण पाया है। यह किससे संबंधित है? कि हबल ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर जलवाष्प पाया है, तो उसका जो यह प्रमाण मिला है यह किससे संबंधित है? नासा, इसरो या दोनों से? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा भाई नासा से। ये नासा से संबंधित है, ये जान लेते हैं। पहली बार खगोलविदों ने, जो खगोलविद है, ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जल वाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है। यह जल वाष्प तब बनता है जब बर्फ चंद्रमा की सतह से ठोस से गैस में बदल जाती है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित इस खोज को करने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से नए और अभिलेखीय डेटा सेट का इस्तेमाल किया। 1998 में हबल के स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ ने ग्रीनमेड की पहली पराबैंगनी छवि ली, जिसमें विद्युतकृत गैस की रंगीन रिबन दिखाई दिए, जिन्हें ऑरोल बैंड कहा जाता है, और आगे सबूत प्रदान करता है कि गैनमेड में एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है। इन्हें यूवी अवलोकन में सामान्यतः आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्पष्ट की गई थी, लेकिन कुछ देखी गई विशेषताएं शुद्ध O2 वातावरण में अपेक्षित उत्सर्जन से मेल नहीं खाती। साथ ही वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह विसंगति संभवतः परमाणु ऑक्सीजन की उच्च आर्द्रता से संबंधित थी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिक्शन बुकर पुरस्कार। जो फिक्शन बुकर पुरस्कार के 13 दावेदारों में कौन भारतीय मूल के शामिल है? कि 13 जो दावेदार है बुकर पुरस्कार के, फिक्शन बुकर पुरस्कार के, उसमें एक भारतीय भी शामिल है। उसका नाम क्या है? संजीत सोहता, रमेश कुमार, रामचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई संजीत सोहता। तो आप देख सकते हैं ये संजीत सोहता है। ओके, तो ये किस में शामिल है? जो फिक्शन बुकर पुरस्कार है उनके 13 दावेदारों में ये भी शामिल है। आइए जान लेते हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश लेखक है संजीव सोहता, नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशगुरो और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पावर्स के साथ उनके उपन्यास चाइना रूम के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 लेखकों में शामिल है। 1 अक्टूबर 2010 और 30 सितंबर 2021 के बीच यूके या आयरलैंड में प्रकाशित 158 उपन्यासों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीशों द्वारा 13 उपन्यासों की 2021 लंबी सूची या द बुक डोजन का अनावरण किया गया। 14 सितंबर को 6 पुस्तकें शॉर्टलिस्ट की घोषणा की जाएगी और विजेता को 3 नवंबर को लंदन में एक समारोह के दौरान ताज पहनाया जाएगा। ओके, कब पहनाया जाएगा? 3 नवंबर को। ओके, 14 सितंबर को 6 पुस्तकें सेलेक्ट की जाएगी 13 में से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामक इंट्रेंस नामक नई रोबोटिक्स कंपनी क्या लॉन्च करेगी? जो इंटरनेक्स नामक कंपनी है वो क्या लॉन्च करेगी? रोबोट, अल्फाबेट्स, कार, इनमें से नहीं तो इंट्रेंस नामक जो है कंपनी वो क्या लॉन्च करेगी भाई? रोबोट, अल्फाबेट्स, तो वो लॉन्च करेगी अल्फाबेट्स लॉन्च करेगी। आइए जान लेते हैं। गूगल अभिभावक अल्फाबेट एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंटर्नशिप लॉन्च करेगी जो औद्योगिक रोबोटों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह खंड एक्स अल्फाबेट के मूनशॉट कारखाने से बाहर आता है जिसमें वायो, विंग और वेरिल जैसी भविष्य की फर्म है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। इंटर्नशिप औद्योगिक रोबोट को उपयोग में आसान, कम खर्चीला और अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर टूल विकसित कर रहा है। हालांकि कंपनी ने सॉफ्टवेयर के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन यह नोट किया गया है कि सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग नए उत्पादों, व्यवसायों और सेवाओं को बनाने के लिए उनका उपयोग कर सके। अब जान लेते हैं इंटर्नशिप के सीईओ कौन है? वेंडी टेन वाइट। अल्फाबेट सीईओ है सुंदर पिचोई। ओके, गूगल की स्थापना हुई थी भाई 4 सितंबर 1998 में कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और गूगल के संस्थापक थे भाई लेरी पेज और सर्गी ब्रिन। ओके, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है भाई? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा भाई कर्नाटक। आइए जान लेते हैं। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए एक प्रशिक्षित आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया है कि कर्नाटक सिविल सेवा नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। अब तीसरे लिंग के लिए सभी सामान्य और साथ ही आरक्षित श्रेणियों में एक प्रतिशत आरक्षण निर्दिष्ट करता है। जब भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना प्रकाशित की जाती है तो पुरुष और महिला कॉलम के साथ साथ अन्य कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया है कि चयन की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में अधिसूचना नोट में एक ही श्रेणी के पुरुष या महिला को नौकरी दी जा सकती है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है भाई? बसवराज एस बोमई। कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राकेश अस्थाना। ये राकेश अस्थाना जो है कहाँ के पुलिस कमिश्नर बने हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, केरल, इनमें से कोई नहीं। जो राकेश अस्थाना है वो कहाँ के पुलिस कमिश्नर बने हैं? ये बने हैं भाई दिल्ली के। आइए जान लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिर्देशक राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई 2021 को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक 3 दिन पहले हुई है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अस्थाना की सेवाओं को शुरू में उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले दशक तक जो भी पहले हो तक बढ़ा दिया है। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना ने पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में कार्य किया था। वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख थे जब अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मुंबई
में ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2018 में सीबीआई में अपने कार्यालय के दौरान अस्थाना तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के साथ एक अनसेवरी विवाद में लिप्त थे। दोनों अधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसी से हटा दिया गया और बाद में अस्थाना को आरोप से मुक्त कर दिया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय, जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? जो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम है उसमें एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है भाई? इंदौर, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका राइट होगा भाई इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन है ए इंदौर। इंदौर इसका राइट है। आइए चलते हैं, जान लेते हैं भाई मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए यह परियोजना 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। परियोजना के तहत यूएसएआईडी और साझेदार स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करेंगे और स्वस्थ हवा के लिए समाधानों की पहचान, परीक्षण, गति और पैमाने पर समाधान करेंगे। अब स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के बारे में। स्वच्छ वायु उत्प्रेरक एक नया प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया है और विश्व संसाधन संस्था और पर्यावरण रक्षा कोष के नेतृत्व में निम्न और मध्य वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ वायु समाधान में तेजी लाकर आय वाले देशों के लिए संगठनों का एक वैश्विक संघ भी है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। अर्जुन पुरस्कार विजेता लेजेंड नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो संबंध था वो था ऑप्शन ए बैडमिंटन। बैडमिंटन से इनका संबंध था। आइए जान लेते हैं भाई 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। उन्होंने अपने 15 साल के कैरियर में भारत के लिए 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। वह 1961 में स्थापित पहले अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। 1956 में नाटेकर ने कुआलालंपुर में सेलेंगोर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता और यह एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। ओके, तो इम्पोर्टेंट है भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुलेर मोर्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। उनका संबंध किस देश से है? ब्राजील, जापान, अमेरिका। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा भाई ब्राजील। ओके, आइए चलते हैं। सिटियो बुले मोर्स साइट ब्राजील के शहर रियो दी जनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। उद्यान में रियो के मूल निवासी पौधे की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं और इस वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। अब साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुलेर मार्स के नाम पर रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों के डिजाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। 1985 तक सिटियो बुलेर मार्स साइट उनका घर था। अब सभी प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी क्या है भाई? राष्ट्रपति है कहाँ के? ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो। राजधानी है ब्रासीलिया और मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। ओके, दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जेयर बोल्सोनारो
जेयर बोल्सोनारो। ओके, राजधानी है ब्रासीलिया और मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर लेने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नजीब मिकाती। अब नजीब मिकाती हैं वो कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नजीब मिकाती, ऑप्शन है आपके ईरान, लेबनान, स्पेन और इनमें से कोई नहीं। तो नजीब मिकाती जो है प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान के। ओके, लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए जान लेते हैं। अरबपति व्यवसायी नजीब मिकाती को राष्ट्रपति मिशेल आउन के साथ बाध्यकारी संसदीय परामर्श के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वह मूलतः निर्विरोध दौड़ बेहतर मत प्राप्त किए, जिसमें पूर्व राजदूत नवाब सलाम को सिर्फ 1 वोट मिला। 42 सांसदों ने खाली वोट दिए और 3 सांसदों ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। राष्ट्रपति आउन और उनके दामाद सांसद जैबरन बशीर के साथ 9 महीने के राजनीतिक गतिविधियों और विवाद के बाद साद हरीर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक 11 दिन बाद उनकी नियुक्ति जो है की है। लेबनान की अर्थव्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है, क्योंकि आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और स्थानीय मुद्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो अपने मूल्य का 90% से अधिक खो चुकी है। देश लगभग 1 साल से पूर्ण सरकार के बिना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता को अनलॉक करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए संघर्ष कर रहा है। अब लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्या स्थापित करेगी? गरिमागर है, प्रेमगर है या शांतिगर है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार जो स्थापित करेगी गरिमागर है। गरिमागर है जो है ट्रांसजेंडरों के लिए स्थापित करेगी। आइए जान लेते हैं। समुदाय आधारित संगठनों की मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमागृह स्थापित कर रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने लोकसभा को बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 12 पायलट आश्रम गृह शुरू किए गए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह समुदाय आधारित संगठनों की मदद से स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे आश्रय गृह महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ओडिशा राज्य में स्थापित किए गए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 26 जुलाई, 25 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई 29 जुलाई को मनाया जाता है। आइए चलते हैं। वैश्विक बाघ दिवस, वैश्विक बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को जंगली बिल्लियों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए मनाया जाता है। इसका लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणालियों को बढ़ावा देने और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाना है। इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह का विषय नारा उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का इतिहास क्या है कि वैश्विक बाघ दिवस 2010 में रूस में 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर के दौरान अस्तित्व में आया था। इन टाइगर रेंज देशों की सरकारों ने 2022 तक प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बाघों की संख्या को दुगने करने के लिए संरक्षण को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया। अवैध शिकार और बाघों के शरीर के अंगों जैसे हड्डी, त्वचा का अवैध व्यापार जंगली बाघों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाघ के शरीर के अंग की मांग ने
जंगली बिल्लियों के अवैध शिकार और तस्करी को बढ़ावा दिया है। ओके, तो ये तो थे आपके कुछ करंट के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार के और मोर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।